यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पेपर कोड है 32BBD 3302 BBD पेपर कोड है, ठीक है। और ऐसा कुछ पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ अनुक्रमांक लिखना होगा आपको, यहाँ अपना नाम लिख देना, लेकिन उत्तर पुस्तिका में अपना नाम मत लिखना। पूर्णांक आपका 100 अंकों का है बच्चों, और समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ के एनालिसिस कर लेना, और सभी अथवा वाले प्रश्नों को टिक कर लेना कि कौन सा आपको अटेंड करना है। निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड का को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला वाला प्रश्न देखेंगे, पहले का। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 10 MCQs आएंगे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में। पहले प्रश्न में 5 MCQs और दूसरे प्रश्न में 5 MCQs, तो 5 और 5 यानी 10 MCQs आपके आएंगे, ठीक है। तो 5 MCQs आपकी काव्य से आता है, गद्य से, और 5 MCQs आपका पद्य से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले का वाला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कब किया? सन 1903 में, 1905 में, 1907 में, 1910 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया है बच्चों? ये किया है 1903 में। पहला वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो कल्प वृक्ष किसके द्वारा लिखा गया है, इसको आपका उत्तर बताना है। कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। पहला वाला प्रश्न आपका सही हो जाएगा बच्चों। पहले का गा वाला प्रश्न हम देखेंगे कि गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान क्या नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर रेखा चित्र है? तो गोदान आपका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, गोदान किसके द्वारा रचित है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। घा वाला प्रश्न है बच्चों, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार हैं ये? विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, विचार प्रधान निबंधकार हैं, ऐतिहासिक निबंधकार हैं, या मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं? तो विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अंगा वाला प्रश्न है। पहले का अंगा, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, जासूसी की, या फिर तिलस्मी की? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आपको 5 में 5 MCQs प्राप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे का MCQ है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन है? चंदवरदाई, जगनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो? तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदवरदाई। फिर आप यहाँ दूसरे का खा वाले प्रश्न की तरफ आएंगे। कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के? तो ये है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा बच्चों। फिर आपका पहला प्रश्न, फिर गा वाला प्रश्न है, कामायनी रचना है छायावाद काल की, प्रगतिवाद काल की, प्रयोगवाद काल की, नकेनवाद काल की? तो कामायनी जो रचना है वो छायावाद काल की है। अब आपको कमेंट में बताना है कि कामायनी किसके द्वारा रचित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आ जाइए दूसरे का घा वाला प्रश्न है बच्चों, चांद का मुंह टेढ़ा रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की, अज्ञे की, केदारनाथ अग्रवाल की, या फिर नागार्जुन की? तो चांद का मुंह टेढ़ा रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अंगा वाला प्रश्न है बच्चों, हिंदी साहित्य के किस काल में श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, या फिर आधुनिक काल को? तो जो श्रृंगार काल है वो बच्चों रीति काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बच्चों हम लोग आएंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न जो है आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है।
यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, यानी 5 गुणे 2 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा बच्चों। और 2 गद्यांश में कोई एक ही गद्यांश आपको अटेम्प्ट करना है। जो गद्यांश आपको अच्छे से आ रहा होगा उसका उत्तर आप लिख देना। मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम दोनों में आ सकता है। प्री बोर्ड में यहाँ आएगा ही आएगा, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पे हमने लिया जो कई बार रिपीट हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। फिर आ जाइए, पहला वाला प्रश्न इसमें पूछा है, पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, ये इसका उत्तर हो गया, 2 नंबर मिल जाएंगे। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहलाती है, और धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चौथा प्रश्न है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। फिर आ जाइए, आपका 5वां प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, जो आपका यहाँ पे गद्यांश है, इस गद्यांश में जो अंडरलाइन है, शुरुआत की 2 लाइनें, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आप व्याख्या देख पा रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक कहते हैं कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। ठीक है, ये इसका व्याख्या हो गया। इस प्रकार आपको गद्यांश में 10 में 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अथवा में यहाँ गद्यांश दिया गया है, इंपॉर्टेंट गद्यांश ए भी है। बोर्ड परीक्षा के लिए आप दोनों गद्यांश अभी तैयार करिए। क्या है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल शुरू करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणी नहीं है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको यहाँ पे जो पद्यांश दिख रहा है इसमें शुरुआत की जो अंडरलाइन है इसे हमें क्या करना है, व्याख्यात करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि लेखक कहते हैं कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों के साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा में विकसनशीलता के किस स्तर पर शुरू होती है। भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है। तो भाषा में विकसनशीलता शब्द के स्तर पर शुरू होती है। फिर चौथा प्रश्न बच्चों पूछा गया है, नए शब्दों का गठन कैसे होता है। तो नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिसमें हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल
करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पूछा है कि दुरूह और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए, तो इसका शब्द का प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर आप देख लीजिए चौथा प्रश्न जो होता है बच्चों, पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। 2 पद्यांश बच्चों आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई एक पद्यांश ही आपको अटेंड करना है जो आपको अच्छे से आता होगा। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो ये भी 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। चलिए मैं आपका इंपॉर्टेंट पद्यांश बताने वाला हूँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में फंसेगा जरूर। है नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा है मृदुल अध खुला अंग, खुला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीज गुलाबी रंग। ये यहाँ पे पद्यांश लिख रखा है। उपयुक्त पद्यांश पढ़ करके पाठ के शीर्षक और कवि के नाम लिखिए। तो शीर्षक है श्रद्धा मनु और कवि हैं इसके जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है कि कविता में किसके रूप का वर्णन है, तो श्रद्धा के रूप का वर्णन है। इसको लिखने से आपको 2 नंबर मिलेंगे। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक और गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। ये भी 2 नंबर आपको प्राप्त हो गए। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आपकी जो चौथी लाइन थी ये रेखांकित है, इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली फूल खिला हो। ये इसका अर्थ हो गया, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर बच्चों 5वां प्रश्न पूछा है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार है। 2 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं आता है तो दूसरा वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि कई बार ये भी रिपीट हुआ पद्यांश है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु का एक समान। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित अभिनय मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं श्री राम धारी सिंह दिनकर जी। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बच्चों। तो जो ऊपर आपको दिखा है शुरुआत की दूसरी लाइन, वो उसकी हमें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बहुत ही विचित्र है। आज मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति द्वारा प्रकृति पर विजयी प्राप्त करके सभी जगह आसीन हो गया है। इस प्रकार आपको यहाँ 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आज के मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। चौथा प्रश्न है किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। फिर 5वां प्रश्न है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज के युग में कहीं भी रुकावट नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने सभी प्रकार के आविष्कार कर लिए हैं, इसलिए कहीं भी व्यवधान बाकी नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर आ जाइए 5वें का वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 शब्द है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 यहाँ पे दिया गया है। साहित्यिक परिचय के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, रचनाओं के लिए आपको 2 नंबर यानी 5 नंबर की यहाँ पे जीवनी आ गई है। इसी प्रकार एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करना है। इसमें भी आपको साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर, रचनाओं के लिए 2 नंबर यानी 5 नंबर आपको मिल गए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पन्त, महादेवी वर्मा से कोई एक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका बोर्ड में फंस जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए छठा वाला प्रश्न है, बहादुर तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मैंने कई बार ये बहादुर और पंचलाइट कहानी लिखा हुआ है, आप मॉडल पेपर में जाइए, वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आप इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका जो बच्चों 7वां प्रश्न आता है वो आपके स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, 5 नंबर का होता है। तो जो भी आप खंड काव्य पढ़ रहे हैं, जो भी आपके जिले में खंड काव्य चल रहा है, उस खंड काव्य से एक प्रश्न आप तैयार कर लेना। जैसे कि अगर आप मुक्तियक पढ़ रहे हो तो मुक्तियक का प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना, सत्य की जीत पढ़ रहे हो तो सत्य की जीत अटेम्प्ट कर लेना, रश्मि रथी पढ़ रहे हो तो रश्मि रथी अटेम्प्ट कर लेना, आलोक वृत्त पढ़ रहे हो तो आलोक वृत्त
अटेंड करना है। त्यागपति पढ़ रहे हो तो त्यागपति अटेंड करना, श्रवण कुमार पढ़ रहे हो तो श्रवण कुमार पढ़ लेना। जो भी आपके जिले में पढ़ाया जा रहा है कोई एक खंड काव्य आपका तैयार करना है, 5 नंबर का वहाँ का प्रश्न आता है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड खा में, जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है अनिवार्य संस्कृत। 8वें का का वाला प्रश्न कहता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे गंधर्व जो आपका गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश का पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ उसके में हम पता करेंगे कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, सॉरी पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है और किस पाठ का है, ठीक है, और इसका अनुवाद क्या है, 5 नंबर का। तो कुल मिला के आपके 7 गद्यांश, 7 नंबर का गद्यांश आएगा और 7 नंबर का आपका श्लोक आएगा। क्या है कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत्, हिंदू हिंदू हिंदुस्थानाम उत्थानाय अहम निरंतम प्रयत्न करोता। ये पूरा लिख रखा है, आप गद्यांश यहाँ पूरा संस्कृत में पढ़ लीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश को पढ़ करके हमने इसका संदर्भ लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका हिंदी में अनुवाद क्या है बच्चों की हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी के माध्यम से भारतवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश फैलता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में भरपूर दान दिया। इस प्रकार यह विशाल विश्वविद्यालय बना, जो भारतीयों की उदारता और श्री मालवीय की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर खड़ा है। अब ये इसके अलावा अथवा में दे रखा है, तो अथवा वाला अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो आप अथवा वाला बच्चों अटेंड कर लेना, ठीक है, जिसमें आपका स्टार्टिंग होती है कि याज्ञवल्क्य ना अरे मैत्री पतुआ कामनया पितिये प्रियो भवति। यहाँ पे लिख रखा है पूरा संस्कृत गद्यांश, इसको पढ़ करके आप इसका उत्तर देना है आपको बच्चों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञा सर्वज्ञा नामक पाठ से अवतरित है, जिसका हिंदी में अनुवाद दे रखा है बच्चों। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेय, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। यदि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है आर्य, ना ही पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। जबकि कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आप दर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे आएगा बच्चों, पद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। इसमें भी आपको 2 पद्यांश पूछे जाएंगे, कोई एक आपको अटेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पद्यांश हमने लिया है। क्या है इंपॉर्टेंट पद्यांश बच्चों? इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपका, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। ठीक है, ये यहाँ पे है। तो संदर्भ इसका, यह श्लोक संस्कृत के दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान शीर्षक पाठ से अवतरित है। अनुवाद है इसका, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान है, मधुर और अलौकिक है। उससे मधुर उसका काव्य है और उससे अधिक मधुर उसकी सुभाषित सुंदर वचन श्रुतियाँ हैं। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा दे रखा है, अगर आपको नहीं आता ये तो आप ये वाला अटेंड कर सकते हैं, विरल विरला स्थूलास्त्रा काली विवेशजना। ठीक है, तो ये श्लोक पढ़ करके हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम शीर्षक से ये अवतरित है, जिसका अनुवाद है, कोई कोई बड़े तारे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन के भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। ये इसका अर्थ हो गया बच्चों। फिर आप यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित मुहावरों में किसी का एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्ल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मार जाना, कान भरना यानी कि कानाफूसी करना, बुराई करना,
खून खौलना, गुस्सा आना, दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। ये सब इसके मैंने अर्थ बता दिए हैं और इसका अर्थ का प्रयोग करते हुए आपको वाक्यों का इनका जो मुहावरा का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है बच्चों, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश रखा है बच्चों, धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अपनी अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत गुण और कमाल की कसौटी, पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा व देवता स्वरूप है, उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों ना हो। साहित्य, संगीत और कला सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, समाज में पैसा का कितना महत्व है। तो समाज में पैसा का अत्यधिक महत्व है। आज के समय में कुलीनता, शराफत, गुण और योग्यता को मापने की एकमात्र कसौटी पैसा ही बन गया है। जिसके पास धन है उसे ही समाज में देवता स्वरूप मानकर सम्मान दिया जाता है। क्या पैसे का आचरण पर कुप्रभाव भी पड़ता है। तो पैसे का आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धन के लोभ से मानवीय भावनाओं को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, जिसके कारण व्यक्ति का अंतःकरण काला या अनैतिक होने पर भी वह केवल धन के बल पर समाज में ऊंचा स्थान पा लेता है। यहाँ तक कि साहित्य और कला जैसी पवित्र विधाएं भी धन के आगे झुकने लगी हैं। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा है कि कुलीनता और शराफत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुलीनता का अर्थ होता है अच्छे या उच्च कुल में जन्म लेना। सामाजिक संदर्भ में इसे मर्यादा और वंशगत प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। जबकि शराफत इसका अर्थ है सज्जनता, भलमनसाहत या शिष्ट व्यवहार। यह व्यक्ति के नैतिक चरित्र और दूसरों के प्रति उसके सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाता है। फिर आपका 11वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित शब्द विभिन्नों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मनोज और मनोग, तो कामदेव और सुंदर होता है इसका अर्थ। स्वर्ण और सवर्ण यानी होता है सोना और उच्च जाति, ये इसका अर्थ होगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे चपला के 2 अर्थ बताने, जड़ के आपके 2 अर्थ बताने हैं, कोई 2 के। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कोई रक्षक ना हो वह क्या होगा। जिसका कोई रक्षक ना हो वो क्या होगा। अनाथ, पागल, निरीह, आवारा। तो बच्चों यहाँ पे जिसका कोई रक्षक ना हो इसका हो जाएगा अनाथ, एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर हो जाएगा। फिर घा वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वह नदी को गया, राजा घोड़े पे सवार हो गया, राजा घोड़े पर सवार हो गया, ये इसका सही होगा। उसे हानि लाभ की चिंता नहीं, उसे लाभ हानि की चिंता नहीं। राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है। ठीक है, तो राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है। तो बच्चों यहाँ पे पिता भक्ति नहीं होगी, ये पितृ भक्ति होगी। राम की पितृ भक्ति अनुकरणीय है, ये इसका सही हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सारे बता दिए। फिर आपको यहाँ पे रस छंद अलंकार तैयार करना है बच्चों। ठीक है, आपको करुण रस यानी रस से एक प्रश्न आपका आएगा 2 नंबर का। छंद से आपका आएगा, छंद यानी दोहा सोहटा छंद से 2 नंबर का कोई एक करना होगा, और एक अलंकार से 2 नंबर का करना होगा। तो ये आपको रस छंद अलंकार 6 नंबर दिलाएगा, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर 5वां प्रश्न आता है अपने कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, हाँ पत्र आता है 6 नंबर का। तो एक आप पत्र तैयार करना होगा आपको। मैं आपको 4-5 पत्र बताऊंगा, वही तैयार कर लेने का, आपका आ जाएगा, बोर्ड में फंस जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 14वां प्रश्न आता है निबंध। तो कोई एक आपको निबंध तैयार करना है, जैसे कि बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण, पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, ये आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक निबंध चूज करके लिखना है। 9 नंबर का आपका निबंध आता है।